नमस्कार गार्जियंस। अभी एक दिन एक मदर का फ़ोन आया जिनकी बिटिया क्लास 10th में है, तो उसके भविष्य को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके उनके दिमाग में कुछ सवाल थे। तो उन सवालों को पूछने के लिए और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि मैं अक्सर गार्जियंस को गाइड करने के लिए कि बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए हम गार्जियंस की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बनाता ही रहता हूँ वीडियो। तो उन्होंने भी कुछ सवाल उनके दिमाग में थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ। काफ़ी अच्छे सवाल उन्होंने किए, तो मुझे लगता है कि वो सवाल आपके समक्ष भी मुझे रखने चाहिए और उसका एक प्रॉपर एनालिसिस पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कशन होना चाहिए। जो दो इंपॉर्टेंट कंसर्न मैं आज के इस वीडियो में लेने वाला हूं। पहला इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि आजकल कुछ सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग्स आ गई। तो उन मदर्स ने पूछा कि सर हम लोग के क्षेत्र में कुछ ब्रांडेड कोचिंग्स आ गई हैं, तो आपको क्या लगता है ये ब्रांडेड कोचिंग्स में हमारा बच्चा ज़्यादा सही रहेगा या फिर उसे जो कुछ एक्सपीरियंस्ड टीचर्स होते हैं जो पिछले 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस में भेजा जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा या ये जो ब्रांडेड कोचिंग्स है ये बेहतर होगा? पहला सवाल ये था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं उस पूरे वार्तालाप में से निकाल के आपके समक्ष रखना चाहता हूं वो ये था कि आजकल सर कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स भी आ गई जो कि बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ती हैं। पता चला कि 3,000 रुपए में, 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में पूरा कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और इसके अलावा वो PDF भी दे रहे हैं, कोर्सेज भी करा रहे हैं और साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह भी करा रहे हैं। मतलब सहारा पूरा पैकेज उन्होंने 4-5 हज़ार रुपए में देना चालू कर दिया है। तो हमें इसको समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे के लिए क्या सही रहेगा और क्या गलत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपके समक्ष रखना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, बच्चे का जो समय है उससे ज्यादा कीमती कोई दूसरी चीज नहीं होती है। बच्चा क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जो उसका साल चल रहा है वो उसको एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना है। और एक बार समय निकल गया, यदि बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, उसके पास 2 ही अटेम्प्ट है, एक 12th के साथ देना है और एक 12th के जस्ट बाद देना है, तो उसके पास 2 ही अटेम्प्ट है। तो अगर समय निकल गया तो फिर आप कितनी भी सस्ती कोचिंग करा लें और तथाकथित कितनी भी बड़ी ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ा लें, अगर बच्चे की तैयारी टू द पॉइंट नहीं हो पाई तो वो सारा कुछ करना धरना सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए एक तरफ जहां बहुत सस्ती कोचिंग्स ऑनलाइन वाली मिल रही हैं और दूसरी तरफ जहां एक बहुत ही महंगी ब्रांडेड कोचिंग्स चल रही हैं, हमें एक रास्ता समझना होगा कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है। उसी के ऊपर आज का पूरा ये डिस्कशन है। तो एक एक करके जरा बात करते हैं। बात की शुरुआत मैं यहां से करना चाहूंगा। मैं एक सवाल से बात की शुरुआत करूंगा। आपके सवाल अभी थोड़ा किनारे रखूंगा, पहले मैं एक सवाल आपके समक्ष रखना चाहूंगा, पहले उसको समझिए और खुद उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए और उसके बाद फिर मैं ये पूरी वार्तालाप को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा ये होगा कि जिसमें पढ़ाई से इतर एक अध्यापक की, एक टीचर की, एक गुरु की क्या भूमिका होती है उस पर बात करूंगा कि पढ़ाई से अलग है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये अभी सब किनारे रख दीजिए, उसके अलावा एक टीचर की क्या भूमिका होती है उस पर बात करूंगा। और दूसरा हिस्सा होगा कि पढ़ाई में एक टीचर की क्या भूमिका होती है और फिर उसमें ये ऑनलाइन वाले फिट हो सकते हैं या ब्रांडेड वाले फिट हो सकते हैं या एक्सपीरियंस्ड टीचर जो 12-12, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं वो फिट सही होंगे। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरा सवाल सबसे पहला ये है, अगर आपको मान लीजिए कि बुखार हो जाता है, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर आपको बुखार होता है और आप एक अपने क्षेत्र के अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो पिछले 12-15 साल से 20 साल से मान लीजिए कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ऐसे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास गए तो आप डॉक्टर क्या करता है अगर वो एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है तो वो सबसे पहले क्या कहेगा कि आपकी पूरी पड़ताल करता है, बातचीत करता है आपसे पूछता है, अच्छा भाई बुखार कब से है? आप बताएंगे भाई 4 दिन से है या 5 दिन से, जब से भी है आप बताएंगे 5 दिन से बुखार है। तो पूछेगा अच्छा बुखार एक सिम्टम होता है, आपको मालूम होना चाहिए बुखार एक सिम्टम है, वो किसी न किसी आपके शरीर के अंदर की कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, कोई तो ऐसी चीज हो गई है जो कि सही नहीं है, जो शरीर के लिए सही नहीं है, तो फिर उसकी वजह से बुखार बाहर दिखाई देने लगता है। तो आपने बताया बुखार है, तो फिर वो पूछेगा कि अच्छा और कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आप बताएंगे सर पेट में दर्द हो रहा है, पिछले 5 दिनों से पेट में दर्द है। तो आप बताएंगे पेट में दर्द है, अच्छा, तो फिर कहेगा कि क्या हुआ था, क्या खाया था आपने, कहाँ गए थे आप, कैसा आपका खान पान रहा पिछले 5-7 दिनों में, वो बताइए आप। तो पूरी हिस्ट्री आपकी समझेगा और पूरी हिस्ट्री समझने के बाद फिर उसको इस डिसीजन में पहुंचेगा कि इनका ये टेस्ट होना चाहिए और ये टेस्ट होने के बाद फिर वो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि वास्तव में आपको क्या समस्या है। तो आपके 3-4 टेस्ट कराएगा, 3-4 टेस्ट के जब रिजल्ट आएंगे तो फिर उस रिजल्ट्स के आधार पे वो समझ पाएगा कि एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर जो आपको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको दवाई देगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड पर्सनल केयर फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक, तो आपकी जो
प्रॉब्लम है उसको एकदम डिटेल में उन्होंने समझा और समझने के बाद जो सही उपाय हो सकता था आपकी समस्या को दूर करने का, वो उपाय उन्होंने किया और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। दिस इज पर्सनल ओपिनियन। अब क्या होता है, अब जब आप एक ऐसे ही एक्सपीरियंस्ड टीचर के पास जाते हैं तो एक्सपीरियंस्ड टीचर भी, क्योंकि हर स्टूडेंट की समस्या अलग अलग होती है, हर स्टूडेंट एक प्रकार का नहीं होता है और हर स्टूडेंट को एक प्रकार से ही ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अब आप सोचिए, चाहे ये ब्रांडेड कोचिंग्स हो चाहे ये सस्ती वाली कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन वाली हैं, ये दोनों करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? ये लोग गुरु की स्केलिंग करना चाह रहे हैं कि जो गुरु की महिमा है, जो गुरु का ज्ञान है, उस ज्ञान की स्केलिंग कर दी जाए। स्केलिंग का मतलब है कि एक गुरु, एक टीचर डायरेक्टली अगर किसी को डील करेगा, कुछ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा तो कितने बच्चों को पढ़ा सकता है? एक अच्छा गुरु है, एक अच्छी क्लास है उसके पास, तो अगर सही से ट्रीट कर रहा है तो 40-50 बच्चों को, 60 बच्चों को एक क्लास में अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे पास हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में, ऑनलाइन वाले तो लाखों की संख्या में टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पास 5 लाख बच्चे हो, हमारे पास 4 लाख बच्चे हो, इतने लाख बच्चे हो तो हम इनको 5-5 हजार रुपए का ये पैकेज दे देंगे, हमारा काम चल जाएगा। ब्रांडेड कोचिंग वाले भी यही कोशिश कर रहे हैं कि बड़े स्केल पे, मतलब हर सिटी में हम 5-5 सेंटर खोल लें और पूरे देश में हम अपने सेंटर्स खोल लेंगे, हमारे पास इतने सारे बच्चे होंगे और उसके आधार पर हम पैसा कमा लेंगे। तो आपको यह समझना है, एज अ गार्जियन आप उनके हाथ के एक कठपुतली बनते जा रहे हैं या आप अपने बच्चे की वास्तव में केयर कर रहे हैं? भाई वो तो अपना पैसा कमाने में लगे। मैं इनको सीधी सीधी कहता हूं कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये फैक्ट्रियां खोल रखी है इन्होंने, चाहे ब्रांडेड कोचिंग वाले हैं और चाहे ऑनलाइन वाले हैं, ये दोनों ने अपनी फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। आपको सोचना है कि उनके फैक्ट्री के प्रोडक्ट को लेके आपके बच्चे को कोई फायदा हो भी रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है, वो आपको पर्सनलाइज्ड केयर नहीं दे पा रहे हैं, तो भैया उनको नमस्ते करिए, आप सही रास्ते पे आइए। तो भाई अब मैं पूरे डायलॉग को, पूरी बातचीत को, पूरी एनालिसिस को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट ये है, हम ये कंपेयर करें कि एक गुरु की आपके बच्चे के जीवन में आवश्यकता कितनी है और किस प्रकार के गुरु की आवश्यकता है, और क्या वो आवश्यकता ये ब्रांडेड कोचिंग वाले या ऑनलाइन कोचिंग वाले फुलफिल कर भी सकते हैं अथवा नहीं। अगर कर सकते हैं तो फिर उसके ऊपर चिंतन मनन किया जाए कि किस तरीके से वो क्या ऑप्शन आपको दे रहे हैं उसके लिए, और अगर नहीं कर सकते तो टाटा बाय बाय। देखिए, केवल बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या और भी जो सब्जेक्ट वो पढ़ता है, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह, केवल वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता है एक गुरु, उसके अलावा भी उसकी बहुत कुछ भूमिका होती है। उस पर बात करता हूं मैं। 4 बिंदु आपको देना चाहूंगा, जरा गहराई से उसके ऊपर चिंतन मनन करिए। पहला बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो तैयारी कई सालों तक चलती है। कम से कम 9th से तो सीरियसली, अगर IIT या नीट की तैयारी कर रहा है तो 9th से तो सीरियसली तैयारी चालू हो जाती है। अब 9, 10th, 11, 12 और हो सकता है कि ड्रॉप ईयर भी बोले तो 5 साल, तो 4 से 5 साल वो मतलब एक रिगरस तैयारी से गुजरने वाला है। और इस पूरे दौरान होता क्या है कि बहुत सारे उसके इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार उसको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, कुछ टेस्ट अच्छे चले जाएंगे, फिर कुछ टेस्ट खराब हो जाएंगे, कभी कभी उसको एकदम से अप हो जाएगा, कभी कभी डाउन हो जाएगा। इन दोनों स्थितियों में टीचर का काम, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज के अलावा, टीचर का काम होता है कि वो बच्चे के इमोशनल बैकग्राउंड को मजबूत करे, है ना। बच्चा अगर नीचे जा रहा है तो भी ध्यान दे, बच्चा ऊपर जा रहा है तो भी ध्यान दे कि बच्चा कहीं हवा में ना उड़ने लग जाए। हाँ, कहीं उसको ऐसा ना लगने लग जाए कि मैं तो बस फोड़ दिया, अब तो मेरे आगे कुछ है ही नहीं है। पता चला कि क्लास 10th में है, वो हवा में उड़ने लगा, 11th में आते आते ढह हो गया। तो इसलिए बच्चे को ऊपर जाते वक्त भी संभालना है और नीचे जाते वक्त भी इमोशनली उसको कैप्चर करना है, उसको संभालना है, एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान देना है। और ये काम तभी संभव है जब क्लास में बच्चों की संख्या लिमिटेड हो। अगर क्लास में बच्चों की संख्या अनलिमिटेड हो जाएगी और टीचर उस अनुभव का नहीं होगा तो फिर वो उन बच्चों को डील ही नहीं कर सकता है। और ऑनलाइन वाले के लिए तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाले के साथ तो ये होता है कि वो वीडियोस उन लोगों ने बना के अपने पास रख रखे हैं, आपने 5,000 रुपए में उनका पैकेज खरीद लिया, अब वो वही वीडियो आपको सप्लाई कर देंगे। और कुछ और उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कुछ और करते होंगे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सनलाइज्ड इमोशनल केयर बच्चे की ऐसे टीचर नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पढ़ाई से इतर, और वो ये होता है कि बच्चे के ब्रेन का कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। और ये ब्रेन का कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट किसके माध्यम से हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो है
मैं जो समझता हूं वो ये है, योग, ध्यान, प्राणायाम, इसके माध्यम से ही इस बच्चे के ब्रेन का कॉन्टिन्यूअसली डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चे को क्लास में भ्रामरी सिखाई जाए। भ्रामरी बहुत बड़ा योग है जो कि बच्चे को सीखना चाहिए। बच्चे को क्लास में ही योग के दूसरे प्राणायाम वगैरह सिखाया जाए। बच्चे को ध्यान करना सिखाया जाए, ध्यान का महत्व समझाया जाए। और ये जब टीचर स्वयं करता होगा और टीचर स्वयं इस बात को समझता होगा कि इन सब चीजों की कितनी आवश्यकता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाए। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके उच्चारण करने से हमारे मन में शांति आती है, और जब हमारा मन शांत होगा तभी हमारी ग्राह्यता ज़्यादा होगी, हमारा जो है चीज़ों को समझने की हमारी एकाग्रता ज़्यादा अच्छी होगी। और इन सभी के लिए ज़रूरी है कि हमें योग, ध्यान, प्राणायाम, इन सभी का सहयोग लेना चाहिए। और इसके लिए टीचर को, यानी कि गुरु होना चाहिए। मैं टीचर कहना उतना अच्छा नहीं लगता है, गुरु होना चाहिए। उस गुरु के अंदर स्वयं इतनी गहराई हो, वो स्वयं इन चीज़ों को करता हो और बच्चे को इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देता रहे, समय समय पे डोज देता रहे कि ये बहुत जरूरी है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारी चीज़ें तो पढ़ें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी करें, तभी आप इमोशनली मजबूत हो सकते हैं कि अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे भी तो आप इस सड़क पे आगे अच्छी तरीके से चल पाएंगे, किसी गड्ढे में गिर ना जाओगे। तो इसलिए बच्चे को इस तरीके से स्पिरिचुअली मजबूत करने की लिए जरूरत है, और वो वही कर सकता है जो स्वयं स्पिरिचुअली मजबूत हो। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूडिंग गाइडेंस। फूडिंग गाइडेंस का मतलब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। शरीर स्वस्थ रखने के लिए कैसा खाना तैयारी के दौरान खाना चाहिए, पहली बात शरीर यानी तन को, और दूसरी चीज मन को भी स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार की चीजें आपको अपने शरीर में, अपने मन में इनपुट करना चाहिए। आज ये मोबाइल है, ये मोबाइल हमारे मन को बहुत सारा इनपुट देता रहता है। आजकल हमारे बच्चे इस मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं। हमें ये समझना होगा तैयारी के दौरान हमारा बच्चा इन चीज़ों से जितना ज़्यादा, मतलब खासतौर पे सोशल मीडिया, इनसे जितना ज़्यादा नियंत्रित चले, मतलब अगर यूज़ करना है तो बहुत ही नियंत्रित वे में चलाना पड़ेगा, है ना। एक गाड़ी के लिए कहा जाता है कि आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाओगे तो आप पता चला कि प्रयागराज में कुंभ नहाने भी जा सकते हो, और वही गाड़ी अगर आप शराब पी के चलाओगे तो पता चला कि खुद ही गड्ढे में कहीं जाके गिर पड़ोगे, अपने साथ जो लोग बैठे हैं उनको भी गिरा दोगे। तो इसलिए ये इसका सही इस्तेमाल करना भी बच्चे को हमें समय समय पे सिखाना होगा। तो तन के लिए सही भोजन और मन के लिए सही सोशल मीडिया, सही मोबाइल कैसे हैंडल किया जाए, वो भी हमें बच्चों को समझाना होगा, और ये काम भी गुरु को ही करना होगा। गुरु अगर लगातार, कई बार क्या होता है, बच्चे माँ बाप की उतना नहीं सुनते जितना कि अपने गुरु की सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छे गुरु से जोड़ पाए तो यह आपकी बहुत बड़ी सफलता होगी। तो ये तीसरा बिंदु हो गया कि उसके शरीर के लिए अच्छा भोजन। अच्छा हाँ, जहां भोजन की बात है तो भोजन क्या होना चाहिए तैयारी करने वाले बच्चे के लिए। जो हम आम तौर पे हमारे परिवारों में खाना खाया जाता है वो खाना होना चाहिए, मतलब नॉनवेज ना खाए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत एकदम उससे दूर रहे। दूसरी चीज़, जितने भी जंक फूड्स हैं उनसे दूर रहे। कम से कम तैयारी वाले सालों में, जिन वर्षों में वो तैयारी कर रहा है उन वर्षों में इन चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा फल फूल, जूस, दूध, ये सारी चीज़ें जितना लेता है उतना ही अच्छा है। और मन के भोजन के लिए मैंने बताया, मन के भोजन के लिए मंत्रों का जाप सुने, भजन सुने, कीर्तन करे। मतलब घर में माहौल आपको वैसा बनाना होगा, और टीचर भी ऐसा माहौल बनाए कि वसंत पंचमी का पूजन हो रहा है तो सभी बच्चों को बुलाए और पूजन करवाए। और इसके अलावा बच्चों के अंदर ये भावना जागृत करे कि अपने मन को पवित्र रखना है, और ये पवित्रता लगातार मेंटेन रखनी है। जितने भी साल कम से कम आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने अंदर एक मंदिर बसा के रखना है। और ये मंदिर बसाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका गुरु है स्वयं उस मंदिर का पुजारी बनने की क्षमता रखता हो, तब जाके ये काम हो सकता है कि मन में पवित्रता होगी, तब जाके ये तन अच्छा होगा, और तभी जाके पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक, तो इसलिए इस मन को कैसे मंदिर बनाया जाए, तो शरीर को कैसे मंदिर बनाया जाए, उसके लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पढ़ाई से इतर इस गुरु की ही भूमिका है जिसमें रखने की, कि गुरु जहां पढ़ा रहा है, गुरु का जो भी संस्थान है, जहां भी वो पढ़ा रहे हैं, जो भी अपना सेंटर उन्होंने बना रखा है, वो आपको देखना होगा क्या वो सुरक्षित माहौल वहां पे है। खास तौर पे बेटियों के लिए देखना होगा कि क्या वहाँ पे ऐसा तो नहीं, आजकल बहुत सारी ऐसी भी कोचिंग है, पता चला कि पढ़ाई के अलावा सारी लफदराई वहाँ चल रही है। तो ऐसा तो नहीं रोज की रोज पार्टी हो रही है, कभी कभार पार्टी भी होनी चाहिए, कभी कभार बच्चों को खेल कूद भी कराना चाहिए, वो सारी भी चीज़ें हैं।
लेकिन वो गुरु के निर्देशन में हो और वो इस तरीके से हो कम से कम कि वहाँ का माहौल बेटियों के लिए सुरक्षित हो। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जिस संस्थान में बेटियों के लिए माहौल सुरक्षित नहीं है वहाँ बेटों का भी जो है सही सुरक्षा नहीं चल रही है, क्योंकि अगर वहाँ लफदरई होती रहेगी तो बेटा भी क्या पढ़ाई करेगा, उसका भी माहौल ख़राब होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी जगह ही पढ़ाना है जहाँ पे माहौल पूरी तरीके से बेटियों के लिए सुरक्षित हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए कि अगर आप अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं कि इसको कहीं हमें पढ़ने के लिए भेजना है किसी टीचर के पास या ऑनलाइन किसी से जोड़ना है, ये 4 बिंदु हैं कि वो इमोशनली अप्स एंड डाउन्स में गुरु उसकी मदद कर सके। दूसरी चीज, उसके लिए कॉन्टिन्यूअस ब्रेन का कैसे डेवलपमेंट हो उसको गाइडेंस दे सके। तीसरी चीज, फूडिंग गाइडेंस, तन के लिए भी मन के लिए भी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये उसको दे सके। और चौथी चीज, जहां पे भी पढ़ाया जा रहा है बेटियों के लिए माहौल पूरी तरीके से सुरक्षित होना चाहिए, वहीं पे अपने बच्चे को हमें एनरोल कराना चाहिए। ठीक, अब आप खुद सोचिए कि क्या ये ब्रांडेड कोचिंग्स में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। क्या वो जो ऑनलाइन कोचिंग्स वाले हैं जो बहुत सस्ती दे रहे हैं, क्या वहाँ पे ये हो सकता है या नहीं, और नहीं हो सकता है तो इन लोग को टाटा बाय बाय। अब मैं इस वीडियो के दूसरे सेक्शन पे आता हूँ और वो सेक्शन है कि पढ़ाई को लेकर के जरा हम लोग कुछ कंपैरेटिव चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहली चीज़ जो ये ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, चाहे उनको ले लिया जाए और चाहे आप ये ब्रांडेड कोचिंग वालों को ले लें, इनमें क्या मेन समस्याएं रहती हैं जरा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है फैकल्टी रोटेशन की। देखिए, अगर हम टियर 2 सिटीज़ की बात करें तो टियर 2, देखिए जितनी भी ये कोचिंग्स हैं, मैं एक बार फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी ये कोचिंग्स बनी हैं, चाहे वो ब्रांडेड कोचिंग्स हो या जो ऑनलाइन वाली सस्ती कोचिंग्स है, चाहे उनकी बात कर ली जाए, निश्चित रूप से उनमें कभी ना कभी कोई टीचर ऐसे रहे होंगे स्टार्टिंग के डेज में। जैसे अगर हम बात करें कोटा में, तो बंसल सर वगैरह ने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी कोचिंग्स चली और वो ऐसा ही था कि बच्चे उनसे पढ़ने आए, उनसे जुड़े और वो बढ़िया अच्छी बनी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्केलिंग होती चली गई और स्केलिंग होते 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 फिर कोटा तो जो है वो ऐसा बन गया, सागर बन गया कि हर तरफ से नदियाँ उसमें जा रही हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे उसमें जा रहे हैं और आज स्थिति ये हो गई है कि बच्चे अपना भविष्य उसमें खो चुके हैं, न जाने कितने बच्चे वहाँ जाके सुसाइड कर रहे हैं। तो इसलिए वो सुसाइड नगरी बन गई। तो अब समझना हमें ये होगा कि वहां पे निश्चित रूप से बहुत अच्छी पढ़ाई स्टार्टिंग में हुई होगी, तभी वो धीरे धीरे ग्रो करके और फिर उसकी स्केलिंग कर दी, उन्होंने उसको फैक्ट्री बना दिया और इतनी बड़ी फैक्ट्री बना दी कि जहां पे पहले 150 बच्चे 200 बच्चे पढ़ते रहे होंगे, अब पता चला कि हजारों और लाखों की संख्या में वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमें तो ये सोचना है भाई, हमारा कंसर्न हमारा बच्चा है, हमें यह सोचना है हम एक मेले में बच्चे को भेजें या हम एक अच्छे गुरु से उसका मेल करा दें। हमारा एक गार्जियन के रूप में क्या लक्ष्य होना चाहिए। और आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी कोचिंग चलाता हूं तो मैं इसलिए ये चीजें बोल रहा हूं। भाई मैं अपनी कोचिंग चलाता हूं, मेरे पास जो बच्चे आएंगे, कितने ही बच्चे होंगे और ये वीडियो तो न जाने कहां कहां तक जाएगा। तो इसलिए जो जेन्युइन बात होनी चाहिए, मेरे भी अपने बच्चे हैं, जो जेन्युइन चीज होगी मैं वो जेन्युइन चीज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और उसी नजरिया से आप जरा देखिए। इन कोचिंग्स की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है फैकल्टी रोटेशन। मैंने अभी जो आपको 4 बिंदु बताए ऊपर की, इतर पढ़ाई से इतर बच्चे को क्या क्या गाइड करना होता है। अब रोज अगर टीचर ही बदलता रहेगा, आज बच्चे ने एक टीचर के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाया और अपनी तैयारी चालू की, एक फिजिक्स का टीचर है, एक केमिस्ट्री का टीचर है, एक मैथ का टीचर है या मान लीजिए बायो का टीचर है, उनके साथ एक अपना कोऑर्डिनेशन बनाया और पढ़ना चालू किया, साल की शुरुआत की। और इसके बाद क्या हुआ कि 2 महीना चला और 2 महीने बाद ही उन्होंने क्या किया, टीचर बदल दिया। खास तौर पे जो टियर 2 की सिटीज़ होती हैं, जैसे भाई मैं कानपुर से हूँ या और भी ऐसी बहुत सारी जो सिटीज़ होती हैं, तो आप उनमें देखेंगे कि जो ये ब्रांडेड कोचिंग्स है इन्होंने अपने सेंटर्स तो खोल दिए, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे भाई आज ये वो अपॉइंट जिसको कर रहे हैं वो एक ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का एम्प्लॉय है और वो फैक्ट्री का एम्प्लॉय थोड़े दिन वहाँ काम करेगा, फिर उसको हटा के कहीं और भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद वो कहीं और भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद कहीं और भेज दिया जाएगा। अब हमारे बच्चे के जो इमोशनल कनेक्शन उस टीचर के साथ बने थे, आपने तुरंत ही उस तार को तोड़ दिया। तो 2 महीने एक के साथ, फिर 2 महीने किसी और के टीचर के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना, फिर 2 महीने किसी और के साथ, तो बच्चे का जो एक ट्रैक बना वो ट्रैक तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो इसलिए ये फैकल्टी रोटेशन इन कंपनीज की, इन फैक्ट्रीज की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप एक अच्छे टीचर के पास, एक अच्छे ऐसे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के पास जाते हैं जो अपनी कोचिंग 12-15 साल से चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अपना काम पिछले 15 साल से वहीं पे रह के कर रहे हैं,
तो अच्छा होगा कि आप ऐसे टीचर को अपने क्षेत्र में ढूंढिए कि कौन पिछले 12-15 साल से एक अच्छी गाइडेंस बच्चे को दे रहा है और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है। ऐसे टीचर से अगर आप जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका तो कहीं रोटेशन होना नहीं, वो वहीं पे है पिछले 15 साल से और आगे भी वहीं रहने वाले। तो आपको ऐसे टीचर को ढूंढना चाहिए क्योंकि वहां पे फैकल्टी रोटेशन नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है और वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज इन दोज ब्रांडेड कोचिंग्स और द ऑनलाइन कोचिंग्स। अब देखिए, एक्सपीरियंस्ड टीचर का काम क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड टीचर जो है उसके कई सारे काम है, वो भी मैं 4 स्तर पे आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, उसको पता है कोई कंसेप्ट उसने पढ़ाना चालू किया तो उस कंसेप्ट में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। अगर उसने पुली के ऊपर क्वेश्चन करना चालू किया, पुली को यहां लगा दिया, फिर वहां लगा दिया, फ्रिक्शन हटा दिया, फ्रिक्शन कहीं और लगा दिया, ब्लॉक को इधर खिसका दिया, उधर खिसका दिया, उसके पास एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बताने के रास्ते पहले से पता है। 15-15 साल से वो पढ़ा रहा है तो उसको ये पता है कि इसमें क्या क्या वेरिएशन संभव है ना। दूसरी चीज कि पिछले कुछ सालों में कहां पे किन किन एग्जाम्स में इस कंसेप्ट के ऊपर कौन कौन से सवाल आ चुके हैं, तो उन सवालों को उनके साथ उस कंसेप्ट के साथ जोड़ के बता सकता है। भाई देखो, जेई में 2014 में ये आया था, 2010 में ये आया था, 2017 में ये आया था, नीट में कब आया था, कौन सा आया था। तो इस तरीके से बच्चे को जब बताता है कि भाई जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं इसमें कितने सारे इसमें वेरिएशन आ चुके हैं और इसमें और क्या वेरिएशन संभव है, अब ये कैसे आएगा। ये भाई अगर किताबी ज्ञान केवल अगर रखा जाए, अब भाई आजकल होता क्या है कि जितनी ये ब्रांडेड कोचिंग्स हैं इसमें क्या होता है, अगर आप जाके फैकल्टी पता करेंगे तो फैकल्टी ऐसे ली जाती है, पता चला कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ बच्चों को रिक्रूट कर लिया गया। ठीक, जैसे कंपनी वाले हायर करते हैं, जैसे मान लिया कि टीसीएस हायर करती होगी, जैसे एचसीएल हायर करती है, उसी तरीके से इन कोचिंग वालों ने भी क्या कर लिया है कि किसी कॉलेज में गए, वहां से अपना 15-20 बच्चे उन्होंने रिक्रूट कर लिए, किसी दूसरे कॉलेज में गए 15-20 बच्चे वहां से रिक्रूट कर लिए। रिक्रूट करने के बाद उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की गई, उनको समझाया गया भाई देखो ये हमारा स्टडी मटेरियल है, इसमें देखो ये सब पढ़ डालो, इसके क्वेश्चन समझ लो और ये तुम्हें क्लास में जाके बच्चों को समझा देना है। जयराम जी की बस यही काम चल रहा है। तो आपने उसको थोड़ा सा धोया पोछा, पॉलिश किया और उसको टीचर बना के खड़ा कर दिया। अरे भाई, उसके पास ये सब ज्ञान होना चाहिए कि उसने खुद इतनी मेहनत की हुई हो, उसके पास ये अनुभव कहां से आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अब जब इनको धो पोछ के आप खड़ा कर देंगे तो ये करेंगे क्या, ये किताबी ज्ञान आपके बच्चे के सामने उड़ेलना चालू कर देंगे, है ना। किसी चीज को खासतौर पे जैसे मैं बताऊं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, और अगर उसको कंसेप्चुअल चीजों को कहानी के रूप में प्रस्तुत ना किया जाए तो क्या होता है कि बहुत ही बोरिंग हो जाता है और बच्चों के दिमाग में वो बातें बैठती नहीं। अगर आप उसी चीज को कहानी के रूप में बताएं, है ना, तो अब जो 10-10, 15-15 साल से टीचर पढ़ा रहे हैं वो करते क्या है कि उन चीजों को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। मैंने जिनसे फिजिक्स पढ़ी, मतलब मैं बहुत ही उनका बहुत बड़ा फैन हूं। अब अजय सर हुआ करते थे, अजय नारकर कानपुर में, भाई इतनी बढ़िया कहानी की तौर पे वो प्रस्तुत करते थे कि आप ये समझिए कि अगर उन्होंने फ्रिक्शन पढ़ाया तो फ्रिक्शन को वो ऐसी कहानी बना के सुनाएंगे कि बच्चे के दिमाग में पूरी कंसेप्ट जो है ऐसे ही बैठ जाए। अब जैसे आजकल मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, तो जैसे एक कंसेप्ट लूँ मैं ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स में अगर कॉनकेव मिरर ले लिया जाए तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा गया, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फिर उसके बाद उसको बियॉन्ड सी रखा गया तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में रखा गया तो कहाँ बनेगी, अगर आप एफ पे ले आएंगे तो इमेज कहाँ होगी, एफ और पोल के बीच में ले आएंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ऐसे टोटल 6 केसेस होते हैं और हर केस में इमेज के लिए 4 प्रॉपर्टीज बतानी होती है कि इमेज जो रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, इमेज की लोकेशन क्या होगी, इमेज जो है वो आपकी ओरिएंटेशन उसका क्या होगा, मतलब कि इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, उसका साइज कैसा होगा। अब ये 6 चीजें बतानी है, 4 चीजें बतानी है और 6 केसेस में बतानी है। अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो 24 इंफॉर्मेशन हैं जो कि बच्चे को याद होनी चाहिए। अब लेकिन क्या होता है कि बच्चे को अगर आप याद कराने की, जैसे किताबी स्टाइल में याद कराने की कोशिश करेंगे तो बच्चा भूल जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, इसका उठा के उसमें, उसका उठा के इसमें डाल देगा। अब हम क्या करते हैं, हम उसकी एक कहानी बना देते हैं। मैंने एक कहानी बना ली और बच्चों को बताना चालू किया। अब मैं यही चीज बच्चे को कैसे समझाता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने इसको कहानी ये बनाई कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मान लो कि वो एक घर है, घर का मालिक जो है वो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसको मान लो कि चोर है। अब घर का मालिक जो है वो इन्फिनिटी पे है अभी, मतलब घर से कहीं बहुत दूर विदेश निकला हुआ है, और जो घर का गेट है वो क्या है, वो है सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब मालिक इन्फिनिटी पे है, अब घर में चोर घुस गया तो चोर कहां जाएगा, चोर जाएगा अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जहां तिजोरी है, जहां एकदम पूरा उसका फोकस रहेगा। तो यानी हम जो फोकस एफ पॉइंट है उसको मैंने कह दिया वो तिजोरी है। अब तिजोरी पे जो है
चोर की पूरी नजर है। तो जिस समय ऑब्जेक्ट यानी कि जो मालिक है घर का वो इन्फिनिटी पे है तो चोर कहां पे होगा, यानी कि इमेज वो फोकस पे होगी, और वो एकदम डिमिनिस्ड, एकदम साइज बहुत छोटा, पूरा उसका फोकस कहां पे, बस उसका फोकस तिजोरी पे लगा हुआ है। जैसे जैसे मालिक, अब मालिक को समझ में आया कि भाई मैं तो इन्फिनिटी पे हूं और पता चला घर में तो चोरी हो जाएगी, तो अब क्या किया जाए, तो फिर वो घर की तरफ वापस चलेगा। अब जब वो घर की तरफ चल रहा है, घर का गेट क्या है, सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, घर का गेट। अब वो घर के गेट की तरफ जैसे जैसे मालिक बढ़ रहा है, चोर को भी ये लगा, चोर ने भी अपने खबरी फैला रखे थे, वो चोर को फोन किया कि अरे भाई वो मालिक जो है घर की तरफ आ रहा है। तुरंत चोर जो है वो अपना बाहर की तरफ निकलेगा। अब चोर किधर की ओर निकलेगा, घर के गेट की तरफ निकलेगा। तो चोर यानी कि इमेज वो भी गेट की तरफ आ रही है और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी गेट की तरफ आ रहा है। तो अब दोनों गेट पे आके एक साथ मिलते हैं। अच्छा, जिस समय चोर जो है फोकस से बाहर की तरफ निकलेगा तो वो अपना साइज धीरे धीरे बड़ा करता जाएगा, और बड़ा करते करते और उल्टे पैर जाएगा। उल्टे पैर जाएगा, इसका क्या मतलब है, उल्टे पैर जाने का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी और वो रियली वापस भाग रहा है, इसलिए उसकी इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। सारी प्रॉपर्टीज याद होती जा रही हैं, है ना। अब देखिए, जब ये वापस जा रहा है, उल्टे पैर जा रहा है, गेट पे दोनों आमने सामने आए, मिले, और इसके बाद चोर ने अपनी आंखें चुराते हुए वापस भागा। तो जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ बढ़ेगा, अब चूंकि मालिक घर में आया तो ये क्या करेगा, वो ये देखेगा कि भाई घर में चोरी तो नहीं होगा, ये पता नहीं कौन सा अनजान आदमी बाहर निकल रहा था। तो चोर, अब वो तो नहीं जानता कि चोर है कि कौन है, लेकिन वो अपना फोकस की तरफ जाएगा, यानी कि तिजोरी की तरफ जाएगा, और चोर किधर जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो जैसे जैसे घर का मालिक तिजोरी की तरफ जाएगा वैसे वैसे चोर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब वो जब वहां पे पहुंच जाएगा, क्या नाम है, फोकस पे, तो ये कहां पहुंच जाएगा, इमेज कहां पहुंच जाएगी, यानी चोर कहां पहुंच जाएगा, ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। अब घर के मालिक ने देखा यार चोरी तो हो गई, माल तो गायब हो गया, अब क्या किया जाए, तो फिर वो पुलिस के पास जाएगा। पुलिस मतलब पोल, पुलिस मतलब पोल, पी। अब वो पोल की तरफ जाएगा। अब चोर तो इन्फिनिटी पहुंच चुका था, उसका साइज इनफाइनाइट का हो चुका था। अब उसने कहा कि भाई अब यहां से जो है, अब पता चला कि वो पुलिस के पास जा रहा है, कोई नहीं, पुलिस से अपना पुरानी साठगांठ है। चोर वापस जो है वर्चुअल फॉर्म में पुलिस स्टेशन के सीधे पीछे ही आके खड़ा हो जाता है, राइट। और अब उसका साइज जो है इनफाइनाइट साइज का नहीं होगा, लेकिन अभी उसका साइज जो है एनलार्ज्ड साइज है, और वो पुलिस स्टेशन के ठीक पीछे है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यानी कि आपका जो घर का मालिक है वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो भी पुलिस स्टेशन की तरफ चोर वर्चुअल फॉर्म में आ रहा है। ऐसी कुछ कहानियां बना के बच्चों को जब सुना दी जाती हैं तो बड़े बड़े जो केसेस होते हैं वो केसेस तुरंत रिजॉल्व हो जाते हैं, और बच्चों को सारी चीज कहानी याद हो जाती है। और ये कहानी याद हो गई, अब वो मतलब अब वो कभी भी ये भूल ही नहीं सकता है। एक बार आपने उसको सारे केसेस कहानी के रूप में समझा दिए, वो अब कभी नहीं भूल सकता है कि जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे होगी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो इमेज कहां पे होगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में तो इमेज कहां पे होगी। उसे सारी कहानी याद हो गई, एकदम कहानी के फॉर्म में सुनाने की जरूरत है। तो एक्सपीरियंस्ड टीचर का ये बहुत बड़ा काम होता है कि बच्चे को जो चीजें हैं वो किताबी तौर पे ना याद कराए, बल्कि उसको कहानी सुना सुना की चीजें याद कराए। ठीक, अब मैं बात करता हूं एक्सपीरियंस टीचर का और क्या काम होता है। दो और बड़े काम है। तो एक तो मैंने बताया ये चीज, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाउट डिस्कशन। बच्चा जब कोई कंसेप्ट पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में डाउट्स आते हैं। आजकल क्या हो गया है कि जो चाहे ब्रांडेड कोचिंग्स हो और या फिर ये जो ऑनलाइन वाली सस्ती कोचिंग्स हैं, इनकी बात की जाए, इन लोगों ने अपना एक डाउट फोरम बना लिया। अब डाउट फोरम में क्या होता है कि आपके जो डाउट्स हैं अपने डाउट फोरम में रखिए, भेजिए। मतलब ऑनलाइन वालों में क्या होता है कि आप भेजिए, उसका रिप्लाई उधर से आएगा। दूसरी तरफ इसमें भी उन्होंने क्या किया है, पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं, डाउट क्लियर करने वाला जो सेक्शन है वो अलग है। आप वहाँ जाइए और वहाँ पे अपने डाउट बताइए और फिर वो डाउट क्लियर किया जाएगा। मेरा सीधा सा इसमें मानना है कि बच्चा जिस टीचर से कंसेप्ट पढ़ता है, डाउट भी उसी टीचर को दूर करने चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो हम कंसेप्ट को, जैसे अभी मैंने एक आपको बताया उदाहरण के तौर पे ऑप्टिक्स का, तो जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो हम पूरी एक कहानी, एक रचना बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट के रूप में हम खड़ी करते हैं, एक रचना बनाते हैं उसके दिमाग में। जो सवाल है, सवाल भी उसी रचना से निकलने चाहिए। अब मतलब कंसेप्ट किसी ने पढ़ाया और इसके बाद क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहा है, तो होगा क्या कि वो उस पूरे रचना का कोई फायदा नहीं हुआ। होना यह चाहिए बच्चे के दिमाग में जो कंसेप्ट्स बनाए गए उसी रचना से सवाल निकले। मेरा सीधा सा मानना है जस्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट।
द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड द सोल्यूशन फ्रॉम द मैथड वट एवर हैव बीन टॉट टू यू। जो कुछ आपको पढ़ाया गया, जो मैथड्स पढ़ाए गए, जो कंसेप्ट सिखाया गया, उसी कंसेप्ट से अगर आपका जो सोल्यूशन है वो निकलता है तो आपके सारे पढ़ने पढ़ाने का फायदा है। अदरवाइज आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उसमें कुछ करेक्शन करिए, या तो आप अपने जो कंसेप्ट्स हैं उसमें कुछ आपको करेक्ट करना पड़ेगा। कुछ हो सकता है कि आपने कुछ कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े, तो जब आप वही जो चीज आप जो भी डाउट्स है आप उसी टीचर के पास जाते हैं जिस टीचर से आपने कंसेप्ट पढ़े, जब आप उसी टीचर के पास जाते हैं तो या तो पहले उसी रचना से, मान लीजिए कि मैंने जो अभी आपको कॉनकेव मिरर वाला ये पूरी चीज समझाई, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप मेरे ही पास लेके आए, मैं उसी पूरी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं अगर एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो मुझे उस पर रीथिंक करना चाहिए कि ये नए टाइप का सवाल है और ये मेरी कहानी से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे अपनी कहानी में कुछ करेक्शन करने की जरूरत है और मुझे कुछ उसमें और एड ऑन करने की जरूरत है, या फिर उसी के माध्यम से जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, शायद मैं समझ पा रहा हूं, उसको उस दिशा में ले जाने की जरूरत है और वैसे उसको समझाया जाए। तब जाके मेरे पूरे कंसेप्ट को समझाने का, उसके दिमाग में उस रचना को बनाने का कोई फायदा निकलेगा। अदरवाइज इट्स ऑल वेन, इट्स ऑल इन वेन, ठीक, बर्बाद चला जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, तो मान लिया हम 11th का बच्चा है, उसको पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा 9th 10th कहीं और पढ़ा है। होता क्या है कि पता चला उसके 9th के या 10th के कुछ कंसेप्ट हिले हुए हैं, मतलब उसको कमजोर है, या फिर कई बार क्या होता है इनकरेक्ट है। यह भी होता है क्योंकि जो 11th 12th में पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें नीचे 9th 10th में भी पढ़ा दी जाती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बच्चे के दिमाग में फोर्स कंसेप्ट के कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ें नीचे 9th 10th में भी उसने पढ़ी हैं और वहाँ पे मिसकंसेप्शन उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। हाँ, तो अब अगर वो मिसकंसेप्शन है तो उसको ठीक करने का काम भी उस टीचर का होता है, जिसको कि अनुभव के आधार पे ही वो समझ पाता है कि इसकी ये समस्या है, ये इसके दिमाग में मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं अब अंत में यही कहना चाहूँगा, आप जरा इन सारी चीज़ों को एक बार एनालाइज करिए, वीडियो को फिर से सुनिए, और फिर से सुनने के बाद आप जरा समझने की कोशिश करिए कि अगर आप एक सही गुरु तक अपने बच्चे को पहुंचा पाए तो वो दोनों प्रकार से, चाहे पढ़ाई से इतर वाले बिंदु हैं उनके ऊपर बात की जाए, या पढ़ाई की ही बात की जाए, जो पढ़ाई वाले बिंदु मैंने बताए कि फैकल्टी रोटेशन नहीं होगा अगर आप ऐसे फैकल्टी के पास जाते हैं जो खुद ही 15-15 साल से एक जगह अपनी क्लासेस चला रहे हैं, तो फैकल्टी रोटेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, उनके अनुभव का लाभ, कई जो 4 चीजें मैंने बताई कि वेरिएशन इन प्रॉब्लम बताया मैंने, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सेट करना, किताबी पढ़ाई से इतर भी कुछ बढ़ के चीज़ों को समझा देना, और कहानी के रूप में चीज़ों के बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट्स को बैठा देना, ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस टीचर कर सकता है। तो 2 बिंदु ये हो गए, है ना, फैकल्टी रोटेशन नहीं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टी इन सारी जगहों पर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डाउट डिस्कशन उसी टीचर के माध्यम से होना चाहिए जो कंसेप्ट समझा रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे की प्रीवियस क्लासेस में भी अगर कोई कंसेप्ट इनकरेक्ट उसके दिमाग में बैठे हैं तो उसी टीचर को करेक्ट करना चाहिए जो आज पढ़ा रहा है, उसी को कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं। तो ऐसे गुरु तक यदि आप अपने बच्चे को पहुंचा पाते हैं तो आप समझिए कि निश्चित रूप से आप उसके भविष्य के साथ कुछ बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा आप समझ लीजिए कि आपने बच्चे को एक ऐसी गन्ने की मशीन में लगा दिया है, जो गन्ने की मशीन चली जा रही है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसका जूस निकलेगा, कि उसका क्या होगा, वो खुज्जा बन जाएगा, वो उनको कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे वो केवल फैकल्टीज़ हैं, मतलब फैक्ट्रीज़ हैं। तो आपको ये सोचना है कि हम अपने बच्चे को फैक्ट्रीज़ में भेजें या हम अपने बच्चे को पर्सनलाइज्ड केयर वाले ऐसे टीचर्स, ऐसे गुरुओं के पास पहुँचाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, हर जगह कोई ना कोई ऐसा अच्छा गुरु ढूंढा जा सकता है। आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने क्षेत्र में ढूंढिए। तो मैं नटसेल में यही कहना चाहूँगा, अपने क्षेत्र में तलाशिए, और आपका बच्चा जब 9th में पहुंचने वाला है उससे पहले ही तलाशना चालू कर दीजिए कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कौन सा अच्छा टीचर हो सकता है जो पिछले 12-15 साल से कई बच्चों को गाइड कर चुका है और उनका भविष्य अच्छा संवार चुका है। तो ऐसे टीचर्स को ढूंढिए और निश्चित रूप से ऐसे ही टीचर से अपने बच्चे को जोड़ने की कोशिश करिए। वहाँ पे वो शिष्य के रूप में पढ़े, उनको गुरु मान के पढ़े, और जो भी टीचर्स हैं मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा, ये सारे बिंदुओं पर आप काम करिए और 1-to-1 हर बच्चे पे पूरा फोकस रखते हुए काम करिए, तभी जाके इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। क्योंकि एक गुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, माँ बाप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी बच्चे के जीवन में होता है
तो वो उसका गुरु होता है। और गुरु की सारी भूमिकाएं होती हैं जो कि गुरु को निभानी चाहिए। और अगर हम अच्छे बच्चे बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम अच्छा राष्ट्र बना सकेंगे। और अगर हम बच्चों को फैक्ट्री बना देंगे और एम्प्लॉयज़ के हवाले कर देंगे तो बच्चे भी क्या ही बनेंगे, हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का आप सभी को फ़ायदा होगा और आपको इसका निश्चित रूप से इसमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय माँ भारत, जय माँ भारती। ओम नमः शिवाय, जय माँ शारदे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।